बताया गया कल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बारे में, ठीक है। और इसका मैंने भूमिका खींचा था, कोमल, याद है तुमको कुछ? देखो जो एक्ट आए हैं उससे पहले बहुत कुछ हुआ होगा, वहाँ पे इन्वायरमेंट ऐसा क्रिएट हुआ होगा। तो होम रूल मूवमेंट जो चला था, बताए थे तुम लोग को। इसके बारे में जब आईएनसी के बारे में बताएंगे, इंडियन नेशनल मूवमेंट स्पेशली, और जब आईएनसी का अलग से चैप्टर चलेगा तो ये सभी चीज़ क्लब्ड हो गए वहाँ पे। मगर अभी चूंकि हम लोग ब्रिटिश पॉलिसी कर रहे हैं तो अलग से देखेंगे इसको। होम रूल मूवमेंट जानते हो कि बाल गंगाधर तिलक भी तुम्हारा इस तरफ वो थे, एक्टिव थे, और इस तरफ एनी बेसेंट भी थी जो कि आयरिश लेडी थी। और वहाँ आयरिश में बहुत बड़ा बात चल रहा है वो ब्रिटेन को लेकर, क्योंकि हमेशा से इन्फ्लुएंस रहा है वहाँ पे। और नॉर्दर्न आयरलैंड देखो उसका पार्ट है। तो इस तरह बात हुआ है, और कहीं ना कहीं यही एक बैकग्राउंड दिया है तुम्हारा मोंटागू चेम्स फॉर रिफॉर्म्स के लिए, जो कि 1917 में लाया गया, और उसको इम्प्लीमेंट करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में, 1919 में, ठीक है। तो आज से पढ़ेंगे, देखो। और हाँ, ये भी तुम लोग को बताया कि डायरकी, जिसको डुअल गवर्नमेंट बोलते हैं, ये कितना बड़ा एक समस्या का विषय था। क्यों? अब वो लेजिस्लेटिव असेंबली होगा। अब सबसे पहला बात एक नया चीज़ इंट्रोड्यूस किया गया कि अब बाई कैमरल होगा, लेजिस्लेटिव असेंबली भी होगा, लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होगा। और अभी देखते हो बहुत सारे स्टेट में दोनों ही प्रेजेंट है, अब बहुत सारे स्टेट में प्रेजेंट नहीं भी है। जैसे सिक्किम स्टेट बात करूंगा तो वहाँ पे केवल एलसी है, लेजिस्लेटिव काउंसिल ही है, असेंबली नहीं है। इसलिए असेंबली है, एलसी नहीं है, असेंबली है। जो कैसे याद करोगे कि एमएलए है, एमएलए से तुमको याद हो जाएगा। जैसे बोलते हैं ना एमएलए है, यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली है, तभी तो एमएलए है। याद करने का तरीका, ठीक है ना। और एमएलसी है तो इसका मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल है। तो सिक्किम में एलसी का बात ही नहीं है, खाली एमएलए का बात होता है। तो सिंपल सी बात है, असेंबली है वहाँ पे। याद करने का तरीका बता रहा हूँ, क्योंकि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ये बाय कैमरल लेजिस्लेचर, देखो सुनो, बाय कैमरल लेजिस्लेचर का ये प्रिंसिपल लाया गया डायरेक्ट के सिस्टम में, नंबर 1। दूसरा क्या था कि गवर्नर का फंक्शन डबल होगा। एक जो जनता चुन के जाएंगे, कल बताया था मैंने, इनडायरेक्ट इलेक्शन का बात हुआ था। यहाँ से फिर लेजिस्लेटिव असेंबली से चुन के तुम्हारा सेंट्रल जिसको इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली बोलेंगे, याद आया तुमको? यहाँ से चुन के जाएंगे, यानी कि डायरेक्ट इलेक्शन का बात नहीं है, जो बताए थे कल। देख लेना चाहिए था, उसका एक्सटेंशन है ये चीज़। तो गवर्नमेंट तुम्हारा गवर्नर दो चीज़ को हेड करेगा, एक तो उसका अपना कैबिनेट है और एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है। तो गजब का विडंबना है। अभी देखो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का ही कैबिनेट होता है, उसी का हिस्सा होता है। उस समय देखो दोनों अलग बात है। गवर्नर हेड कर रहा है इधर कैबिनेट को भी, जो कैबिनेट पूरी तरीके से ऊपर से अपॉइंटेड है, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो उठ के आया हुआ है, जीत के आया हुआ है। अब इतना वीटो पावर चलता है गवर्नर का कि ये कुछ भी अपना सिस्टम में वहाँ पे मिनी पार्लियामेंट वाले लेजिस्लेशन कुछ भी चीज़ लेकर आए वो होल्ड कर सकता है। तो ये एक मैसिव फेलियर था और हाईली क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा था। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में 1935 का देखोगे, बताऊंगा, तो उसमें डायरकी का बात किया गया था और बोला गया था कि डायरकी लेजिस्लेटिव में भी होगा और सेंट्रल में भी होगा। हाँ, बाय कैमरल हमने एक्सेप्ट किया, मगर डायरकी हमने एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि डायरकी बहुत बड़ा लूपहोल्स था और ये लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा ब्लॉट था। क्यों? अरे भाई, वो जो चुन के आ रहा है उसको ज़्यादा अधिकार है ना प्रोग्राम और पॉलिसी बनाने का। जो चुन के आएगा प्रतिनिधि है, यानी कि पीपल के लिए करेगा, ज़्यादा बेटर है ना। इसलिए तो प्राइम मिनिस्टर हेड है एज कम्पेयर टू प्रेसिडेंट, क्योंकि प्रेसिडेंट अपॉइंट होकर आता है। समझ गए बात को? तो इसका मतलब आपने डायरकी सिस्टम में कोई प्रोविंशियल ऑटोनॉमी ही नहीं दिया। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उठ के आए, जो बजट का बात कर रहा है, ये बहुत सारा तुम्हारा बिजनेस का बात कर रहा है लेजिस्लेचर में, उसका बात तो मानना होगा ना। वो प्रोग्राम और पॉलिसी इंप्लीमेंट करना होगा ना आपको। उसको होल्ड कर ले रहे हैं आप। गवर्नर क्या कर रहा है कि हम ठीक है वाइसरॉय से बात करेंगे, ऐसे बात करेंगे, रख लेता है वहाँ पे, जैसे कि अभी गवर्नर करता है। ये सब वहीं से तो आया है गवर्नर का भी का पावर जो। और गेटिंग मी, तो ये बहुत ही बड़ा क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा था डायरकी सिस्टम। और यही सिविल सर्विस 2017 में पूछ लेता है, और बच्चा लोग यही भी नहीं, ये इतना तक नहीं बता पाता है। हाँ, डायरकी से पूछा गया है डुअल सिस्टम। अभी मैं दिखा दूंगा, तुम लोग देख लिया भी करो। अब देखो 1909 में जो तुम्हारा इधर 1905 का हो चुका है पार्टीशन ऑफ बंगाल, ठीक है ना। अब उसके बाद 1909 में तुम्हारा जो आया ये वाला मोंटागू बोले वो मोर्ले मिंटो वाला आया। मोर्ले मतलब SOS, मिंटो मतलब तुम्हारा वाइसरॉय। कल बताए थे, कल क्लास इंपॉर्टेंट था आज का समझने के लिए। जाकर देख लेना सभी स्टूडेंट लोग। कल नहीं समझा तो आज नहीं समझेगा कि क्या SOS क्या होता है या वाइसरॉय क्या होता है। इसलिए क्लास रेगुलर रहो। तो उसमें 1909 में क्या बोला गया था कि मुस्लिम के लिए अलग कर दिए। अब जितना बढ़ेगा लॉ, जितना मेमोथ लॉ, बड़ा लॉ आएगा, उतना ही हम लोग को कम्युनल इलेक्टोरेट देखने को मिलेगा। मैंने कल बोला था ये चीज़। देखो मुस्लिम के लिए तो है ही,
क्रिश्चियन एंग्लो क्रिश्चियन के लिए भी एक्सटेंड कर दिया गया, सिख के लिए भी एक्सटेंड, यानी कि आप और देश को तोड़ रहे हो रिलीजियस के लाइन पे, ये चीज़ दिखा है इसमें। देखो आगे बढ़ो, देखो तो यही 1919 का यानी कि मोंटेगू चेम्सफोर्ड का जो बहुत सारा चीज़ तुम्हारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 प्रोजेक्ट था उसके बारे में पढ़ रहे हो। तो देखो मैं तुमको लोग को बता चुका हूँ ये चीज़ कि बाय कैबिनेट लेजिस्लेचर का बात था उस पर, दोनों हाउसेस, 2 हाउसेस, अपर हाउस और लोअर हाउस। अपर हाउस मतलब काउंसिल ऑफ स्टेट होगा, लोअर हाउस मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली होगा। कोई दिक्कत है किसी को? समझे? द टेन्योर ऑफ लोअर हाउस, देखो जो नीचे वाला हाउस जो चुन के जाए, लोअर हाउस मतलब होता है जो लोकसभा अभी का बोलोगे वो 3 साल का होगा और अपर वाला 5 साल का होगा उस समय। यही बाद में खींच के अलग बन गया है। अब देखो यहाँ पे ये सब पूरा हम लेजिस्लेटिव असेंबली का बात कर रहे हैं जी, नीचे वाला बात कर रहे हैं। देखो इसमें सबसे बड़ा दिक्कत वाला बात क्या था, देखो जो सेंट्रल सब्जेक्ट्स है, जो सब्जेक्ट्स है उसको डिमार्केटेड फ्रॉम द प्रोविंशियल सब्जेक्ट। यहीं पे बाबू ये जो तुम आज पढ़ते हो एग्रीकल्चर तुम्हारा स्टेट लिस्ट है, कंकरेंट लिस्ट में एंट्री 33 से कैसे लाया गया है, सुनो कान खोल के सुन लो सभी स्टूडेंट लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। जेनेसिस कैसे स्टार्ट हुआ, ये 1919 के हिसाब से स्टार्ट हुआ था, ये वाला चीज़ के हिसाब से। और यहाँ पहली बार तुम्हारा प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को सेंट्रल सब्जेक्ट से अलग किया जा रहा है, यानी कि अब ऑटोनॉमी देने का प्रयास किया जा रहा है। मैं फिर वहाँ डायर के लगा दिए, ऑटोनॉमी नाम के लिए दे रहे हैं, फिर वहाँ पे तो रोकी तो लिए बात को, समझ रहे हो ना भाई? यानी कि आने वाले समय में यही चीज़ फिल्टर होकर अच्छा बन जाएगा सिस्टम। तो वही यहाँ बोला कि सेंट्रल सब्जेक्ट को अलग किया गया है प्रोविंशियल सब्जेक्ट से, यानी कि स्टेट सब्जेक्ट से अलग कर दिया गया। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में देखोगे वहाँ पे लिस्ट अलग अलग हो गया, स्टेट लिस्ट हो गया, सब्जेक्ट लिस्ट हो गया, कंकरेंट लिस्ट हो गया, समझे? तो यहाँ पे देखो ये स्कीम ऑफ डायरेक्टली लाया गया, यानी कि डुअल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस किया गया यही 1919 में। पूछा जाएगा सिविल सर्विस में, कान खोल के सुन लेना सभी लोग। और इसमें सेपरेट इलेक्टोरेट सिख के लिए दिया गया, क्रिश्चियन के लिए दिया गया, एंग्लो इंडियंस के लिए दिया गया, बोले कि नहीं बोले? वहाँ पे तुम्हारा 1919 में, 1909 में तुम्हारा मुस्लिम के लिए दिया गया, तो वही एक्सटेंड कर दिया है चीज़ों को। गवर्नर जनरल गिवन पावर टू मेक लॉज फॉर पीस एंड सिक्योरिटी एंड इंटरेस्ट ऑफ स्टेट। गवर्नर जनरल का बात है, गवर्नर जनरल मतलब स्टेट का बात होगा यहाँ पे, क्योंकि ऊपर वॉइस रॉय है, ऊपर कोई गवर्नर जनरल नहीं है। समझ में आ रहा है ना चीज़? ये प्रोविंस का बात है। तो गवर्नर जनरल को पावर दिया जाए कि आप पीस और सिक्योरिटी के लिए कुछ भी बना सकते हैं, स्टेट के इंटरेस्ट के लिए आप कुछ भी लॉ बना सकते हैं। अब क्राउन के पास पावर है कि कोई भी यदि गवर्नर जनरल कोई भी लॉ पास कर रहा है तो उसको फॉल्स कर सकता है, उसको डिफ्यूज कर सकता है, यानी कि दे तो दिया आपने क्राउन को, यानी कि ब्रिटिश पावर को दे दिया। ब्रिटिश पावर देना मतलब यहाँ से कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? वॉइस को ऐसे होगा उधर ब्रिटिश पार्लियामेंट। समझ में आ रहा होगा तुम लोग को? उसको क्या क्राउन का एसेंट होना, वहाँ पे इजाज़त होना जरूरी है कोई भी चीज़ को, बिल को एक्ट बनने में। जैसे अभी प्रेसिडेंट का इजाज़त है कि नहीं है, समझे? और ये बाइफर्केशन हुआ है सब्जेक्ट्स का, देखो यहाँ पे कैसे हुआ है। देखो सेंट्रल सब्जेक्ट होगा, प्रोविंशियल सब्जेक्ट होगा। देखो सेंट्रल, यहाँ कान को देख लो अच्छे से, ये काम आएगा तुम लोग को, क्योंकि यही चीज़ अभी भी कैरी फॉरवर्ड होता है। सेंट्रल सब्जेक्ट तुम्हारा फॉरेन अफेयर्स है भाई, बाहर का तो यूनियन ही देखेगा। अब स्टेट बिहार ही बोलना शुरू कर, हम फॉरेन अफेयर्स देखेंगे तो ऐसा हो नहीं सकता, वो तो पूरा यूनियन का काम है। तो देखो यहीं से आया तुम्हारा फॉरेन अफेयर्स होगा सेंट्रल सब्जेक्ट का। मिलिट्री बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर संभालेगा, यूनियन संभालेगा। रेलवे है तुम्हारा, इनकम टैक्स से करेंसी सब करेंसी संभालेगा कि नहीं संभालेगा? तभी तो तुम्हारा करेंसी में आता है गारंटी बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। देखो यहाँ से जेनेसिस शुरू हो रहा है बाबू लोग, समझो बात को, समझे? और प्रोविंशियल क्या होगा तुम्हारा, देख लो वहाँ पे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होगा। जो नीचे पंचायती राज सिस्टम जो कि रिपन ने शुरू कर दिया, उससे पहले मायो रेजुलेशन हुआ था 1870 में, याद आ रहा है सब कुछ? देखो यहाँ पे एजुकेशन का बात होगा, अभी तक स्टिल है, लैंड रेवेन्यू का बात होगा, एग्रीकल्चर का बात होगा। अब देखो ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, प्रोविंशियल सब्जेक्ट में भी 2 तरीके से डिवाइड है, एक ट्रांसफर सब्जेक्ट है, एक रिजर्व सब्जेक्ट है। यही बाबू, यही तो सबसे बड़ा कंटेंशन हुआ कि प्रोविंशियल सब्जेक्ट में भी आप 2 भाग में तोड़ दिए। 2 भाग में क्यों? क्यों गवर्नर कभी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ वो काम करेगा, कभी गवर्नर अपने कैबिनेट के साथ काम करेगा। यही तो बोन ऑफ कंटेंशन है इस लॉ का। क्यों? जो चुन के गया भाई उसमें कोई अधिकार ही नहीं है बोलने का, वोट कर दे रहा है वो, तो क्या हुआ चुन के भेजने का मतलब? समझ में आया? इसलिए कंट्रोवर्सी था वो। देखो यहाँ पे तो इसमें क्या है कि रिजर्व सब्जेक्ट और ट्रांसफर सब्जेक्ट बोले थे कि नहीं बोले? देखो रिजर्व सब्जेक्ट यानी कि तो रखेगा अपने हाथ में, वो लॉ एंड जस्टिस होगा, पुलिस होगा, एडमिनिस्ट्रेशन होगा, प्रेस होगा, इरिगेशन होगा, लैंड रेवेन्यू होगा। ये बाबू रिजर्व सब्जेक्ट है प्रोविंशियल का, समझे? यानी कि ये क्या करेगा, गवर्नर अपना कैबिनेट के साथ काम करेगा। हमारा जो गवर्नर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ काम करेगा वो होता है ट्रांसफर सब्जेक्ट, वहाँ से ट्रांसफर कर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, एग्रीकल्चर, एजुकेशन एंड हेल्थ। सबसे बड़ा सवाल ये पता है क्यों किया गया था? क्योंकि जो गवर्नर है और जो तुम्हारा इधर कैबिनेट है वो उसी सब्जेक्ट को देखेगा जहाँ पर पैसा जनरेट होता है, बुझा? और जो वेलफेयरिज्म का बात आएगा तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को लगा देगा, क्योंकि जो पैसा ही नहीं आ रहा है बात उसको काम करना है। अरे भाई पैसा होगा तब ना काम करेंगे, इसलिए हाईली कंट्रोवर्शियल हुआ। सबसे बड़ा बात यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन किया गया कि ये क्या बात हुआ
कि रिजर्व सब्जेक्ट में इरिगेशन आ गया और ट्रांसफर सब्जेक्ट में एग्रीकल्चर आ गया, ये दोनों अलग कैसे हो गया? तो वही है। तो वहीं पे ये बहुत बड़ा डिबेट था उस समय का, ये कैसे हो गया? ये तो पूरा लूफॉल्स है आपका सिस्टम में, हाईली क्रिटिसिज्म हुआ है, समझे, बहुत क्रिटिसिज्म हुआ। देखो यहाँ पे तो द रिजर्व सब्जेक्ट और ट्रांसफर सब्जेक्ट एप्लीकेबल है डायर के सिस्टम में, जान रहे हो, मैं बता चुका हूँ। अब बताओ, हद तो तब हो जाता है कि जो सैलरी होगा एसओएस का, ये तो बिचौलिया है ना, ब्रिटिश पार्लियामेंट और इधर वाइसरॉय का, जो बाबू एसओएस का और उसका असिस्टेंट का एसओएस के लिए लाए थे कि नहीं लाए थे मेंबर? कितना मेंबर लाए थे हम लोग? 15 मेंबर था, वेरी नाइस। वो बाबू ब्रिटिश रेवेन्यू उसको पे करेगा, ठीक है। और अब देखो एक नया पोस्ट भी आएगा, अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कमिश्नर, यानी कि इंडिया को रिप्रेजेंट, अभी एम्बेसडर रिप्रेजेंट करता है कंट्री को, जो तुम लोग IFS बन के जाओगे, ठीक है, दूतावास में होता है कि इंडिया को पूरा रिप्रेजेंट करने के लिए दूतावास वहाँ लंदन में जाएगा, ठीक है। वही बोलते हैं कि हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया को लंदन में अपॉइंट करके रखा जाएगा, ये रिस्पॉन्सिबल है, रिस्पॉन्सिबल टू इंडियन गवर्नमेंट एंड पे बाई इट, इसलिए इंडियन गवर्नमेंट पे करेगा, यानी कि इंडियन रेवेन्यू पे करेगा उसको, हाई कमिश्नर जो कि लंदन में जाकर बैठेगा, इंडिया को रिप्रेजेंट करेगा। अभी होता है कि नहीं होता दूतावास में? बिल्कुल यही सब चीज़ है, समझते जाओ, सब इंपॉर्टेंट है। देखो उसके बाद क्या है कि हिज ड्यूटी, इसका ड्यूटी क्या है? हिज ड्यूटी टू प्रोक्योर स्टोर्स फॉर इंडियन गवर्नमेंट एंड सप्लाई ट्रेड इन्फॉर्मेशन, जितने भी इन्फॉर्मेशन है वो करेगा, प्रमोट कॉमर्स, ये तुम्हारा दूतावास के जो हाई कमिश्नर काम होगा, कॉमर्स को वो करना, और जितने भी एजुकेशन है तुम्हारा इंडियन स्टूडेंट सबका इंग्लैंड में जो हो रहा है, क्यों जाएगा वहाँ पे इंडियंस भी है, वो काम करेगा, वो वहाँ देखेगा कि हमारे इंडियंस कैसे पढ़ रहे हैं, अफेयर सब कैसे ट्रेड हो रहा है इंग्लैंड और तुम्हारा ये इंडिया के बीच में, सभी चीज़ देखेंगे। गवर्नर कुड रिसीव द बिल फॉर द, वही तो बोल रहे हैं कि गवर्नर क्या है, वाइसरॉय के लिए रख लेगा अपना, वहाँ पे जो गवर्नर है नीचे लेवल पे, यहाँ गवर्नर जनरल गलत होगा, वाइसरॉय के लिए रखा जा रहा है, क्योंकि गवर्नर जनरल कॉन्सेप्ट खत्म हो गया वहाँ पे। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, कभी कभी लूजली तुम लोग कॉपी में भी, तुम्हारा किताब में भी तुम्हारा गवर्नर जनरल लिख दिया जाएगा वहाँ पे, ये अंडरस्टूड है कि वाइसरॉय को गवर्नर जनरल बोला जा रहा है, और मगर इसका पावर अलग अलग है, मैं कल की क्लास में भूख चुका हूँ ये, क्यों? क्योंकि एसओएस नया चीज़ आ गया है, तो पावर तो टूट गया वहीं पे, पूछा गया है क्वेश्चन, ऑप्शनल में पूछा जाता है इस तरह क्वेश्चन, समझे ना, ये मेंस में एक्सपेक्ट नहीं करो, ऑप्शनल में एक्सपेक्ट करो, इसलिए नॉलेज, क्रिस्टल नॉलेज होना चाहिए, समझे बात को। चलो एक चीज़ तो तुमने देख लिया कि हाई कमिश्नर का इतना बड़ा बात हो गया, इंडियन इंटरेस्ट का बात करेगा, ये डायर के सिस्टम हो गया। निगेटिव क्या चीज़ है? बहुत निगेटिव ही निगेटिव है, जो बोल चुके हैं तुम लोग को। देखो जो आपका जो बाइफरकेशन करने का जो तरीका है सब्जेक्ट का, ये पूरी तरीके से डिस्क्रिमिनेटरी और इरोनियस है, एरर है इसके अंदर। वही तो बोले कि नहीं बोले, कैसे इरिगेशन और एग्रीकल्चर अलग अलग हो सकता है? देखो यहाँ भी बात होगा, ये इरेशनल लाइन पे, रैशनल लाइन पे नहीं है, कोई साइंटिफिक बुद्धि नहीं है, ठीक है। एब्सेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, बोले कि नहीं बोले, जो जीत के गया है उसको हक है बनाने का, तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई बातें नहीं है यहाँ पे, वो तो एब्सेंस है, ठीक है। उसके बाद क्या है, मिनिस्टर अपॉइंटेड एंड कुड बी रिमूव बाय गवर्नर, जो मिनिस्टर बेचारा उठ के आया उसको रिमूव भी किया जा सकता है डायर के सिस्टम के अंदर। इससे बढ़िया चूजे के नहीं आते आप, जब आपको रिमूव भी कर दे रहे हैं, ये क्या हुआ? बहुत बड़ा लूफॉल्स हो गया यहाँ पे, ठीक है। रेवेन्यू रिजर्व सब्जेक्ट रिप्रेजेंटेड, वही बोल रहे हैं, जो रिजर्व सब्जेक्ट तुम्हारा ब्रिटिश को रिप्रेजेंट करता था, वही पैसा आता था उससे, बोले थे कि नहीं बोले थे, विच वे इंपॉर्टेंट। जबकि ट्रांसफर सब्जेक्ट आपने इंडियन इंटरेस्ट को दे दिया, जहाँ पे वेलफेयरिज्म का बात होगा। अब पैसे नहीं है तो काहे का वेलफेयरिज्म होगा? तो ये बहुत बड़ा बोन ऑफ कंटेंशन है, बार बार बोल रहा हूँ ये चीज़ को। पूछा जाता है सिविल सर्विस एनालिसिस, यही तो पूछता है, क्रिटिकली एनालिसिस द लॉ, ऐसे नहीं पूछेगा क्वेश्चन। तो उस समय ये सब चीज़ नहीं आएगा, बुद्धि में नहीं आएगा, तो बाबू वहाँ पे 0.5 दे देगा 12.5 में, और अभी तो 12.5 खत्म ही हो गया, 15 हो गया अभी तो। हाँ नहीं, ट्रांसफर सब्जेक्ट देखो बाबू, प्रोविंशियल सब्जेक्ट दो भाग में टूटा, एक को बोलते हैं ट्रांसफर सब्जेक्ट, एक को बोलते हैं रिजर्व सब्जेक्ट। रिजर्व सब्जेक्ट जो रख लिया गवर्नर अपने कैबिनेट के साथ काम करेगा, और ट्रांसफर उसको कर दिया, और ट्रांसफर जो करेगा झुटपुटिया वाला है वो सब, जहाँ से खाली वेलफेयर का बात होगा, इंडियन इंटरेस्ट पर बात होगा, वो पैसा देने के लिए नहीं है, क्योंकि वहाँ से रेवेन्यू कुछ नहीं आएगा, और रेवेन्यू जो आएगा वो रख लिया, धर लिया अलग से, रिजर्व कर लिया उसको, तो बहुत बड़ा ह्यूमन एम्प्लॉयमेंट जाएगा। हाँ तो बुझ रहा है तुम कितना बड़ा लूफॉल सर। हाँ समझ जाओ, ऐसा ही कुछ है। तो देखो लिमिटेशन इन प्रोविंशियल ऑटोनॉमी में बता चुका हूँ। देखो एफ नंबर ई के बाद एफ देख लेना तुम्हारा, कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को तोड़ने का बात है ना। प्रोविजन तुम दिया ही नहीं है ठीक से प्रोविंस को चलाने के लिए, है ना। मिनिस्टर आप बताओ, मिनिस्टर अब पूरी तरीके से तुम्हारा गवर्नर के अंदर काम कर रहा है। कुछ भी बिल तुम पास हुआ, हाँ रिकमेंडेशन जाता है गवर्नर जनरल के लिए, ऊपर के लिए, वाइसरॉय के लिए, और ये तब बीच में गवर्नर ये बैठ के वीटो पावर लगा दिया उसका कि आपका कंसिडरेशन है, पूछ रहे हैं गुरु जी से, और उधर से बोल दिया कि अरे छोड़ो ना यार, कैंसिल करो इसको,
ठीक है। देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में बहुत सारा फ्लॉ था। कोई दिक्कत है किसी को? उसके बाद बाबू तुम लोग का मुंडी मैन कमेटी बना, ठीक है, मुंडी मैन बना है, ठीक है, खुश रहो। तो मुंडी मैन कमेटी बना है। मुंडी मैन कमेटी इसलिए बना था कि काज 1919 में तो बहुत खतरा है, क्योंकि ह्यूमन का मच गया, अभी एक्टिव है, बाबा आ गए हैं, बाबा आ गए, 1917 का कर चुके हैं सत्याग्रह वहाँ पे, बाबा एक्टिव है। अभी नेशनलिस्टिक सेंटीमेंट से आदमी मर रहा है, प्रोटेस्ट, बोल प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट होगा, मुंडी मैन बैठेगा कमेटी, मुंडी मैन बोलेगा कि हम चेक करेंगे, ठीक है। और हर समय तुम गड़ी आते हो जिन्ना साहब को, है ना। देखो वो कमेटी में जो इंडियन का, उस कमेटी में देखो क्या लिखा है यहाँ पे, मुंडी मैन कमेटी अपॉइंटेड हुआ 1924 में, ठीक है, ताकि स्टडी करेगी डायरेक्ट सिस्टम है क्या, ये छलावा है काजी है। और उस कमेटी में तुम्हारे 2 इंडियन भी थे, उसमें तुम्हारा तेज बहादुर सप्रू भी थे और मोहम्मद अली जिन्ना भी थे, समझ लो, कंधा से कंधा मिला के चला था मोहम्मद अली जिन्ना। वो बाद में कि पॉलिटिक्स की वजह से उसको पाकिस्तान का नारा देना पड़ा, ठीक है। और अभी हम खुले मंच पे बोल देंगे तो बाबू हम भी अभी सेडिशन का चार्ज हो जाएंगे, समझ रहे हो ना। देश का विडम्बना ये है, यानी कि हम हिस्ट्री को सही तरीके से भी रखेंगे तो हमको मार देगा लोग सब पकड़ के, देश विरोधी है लड़का। हम ये पूछते हैं कि हमारा हिंदुस्तान तो जिंदाबाद है, रहेगा, है ना, पहले भी था, है कि नहीं है, सनी देओल की भाषा में जानते ही हो तुम लोग। अब देखो तो क्या दूसरा देश जिंदाबाद नहीं रहेगा, वो भी रहेगा, सब रहेगा, दूसरा देश क्या खराब रहेगा। यदि हम पूरा संसार को एक फैमिली समझते हैं तो वो भी हमारा फैमिली है। हमारा सोच तो ऐसा होना चाहिए ना, विडम्बना है। 44 जब मरता है पुलवामा अटैक में तो उसको तो लाइमलाइट करना चाहिए हमको। जब हमारा गलवान वैली में हमारा 20 आदमी शहीद हो जाता है तो उसको ग्लोरीफाई करने की कोई जरूरत ही नहीं है। क्यों? वो बेचारा फालतू का मरा है वो। बताओ कितना विडम्बना की बात है, हमारे सैनिक मर जाते हैं और हमको थोड़ा सा गम भी नहीं होता, बस रिपब्लिक डे बना के चल देते हैं, IAS बनना है। तो रोक के दिखा दो तुम लोग। बाद में बाबू हम आदमी लोग को रुलाएंगे, पता है, भाषण से, जान लेना। सच बोल रहे हैं। हमको करना क्या पता है, पॉलिटिशियन से भी ज्यादा हमको जागरूक करवाना है आदमी। बोल रहा हूँ, जागरूक करवाना चाहिए, जागरूक करके ना एक से एक नेता बनेगा। फाउंडेशनल वैल्यू अच्छा हुआ तो एक बहुत एथिकल नेता बनेगा सब। यहाँ पे सबको धांधलीबाजी करके नेता बनना है। देखो बाबू अब हम बात करेंगे 1935 का, ठीक है ना। मर्डर गया आ गया साइमन कमीशन। मजाक है क्या? देखो इसके बारे में थोड़ा सा पीछे का बताना चाहेंगे, ठीक है। देखो जैसे कि बाबू, जैसे कि US में 2 पार्टी का सिस्टम है, हाँ, डेमोक्रेट्स और रिपब्लिक है। तुमको अभी पूछना चाहेंगे कि जो बाइडेन साहब किसके हैं, तो क्या बोलोगे? श्योर हो? फिर ठोक दे? नहीं, फुल से ठोकना चाहेंगे, सही है। हाँ तो वही तो बोलेगा, फुल से ठोकना चाहिए। हाँ इस लॉजिक से तुम लोग को IAS बनना है ना। देखो दूसरे तरफ चलते हैं, UK का देखते हैं। UK का देखो, UK में भी 2 पार्टी है, एक को बोलते लेबर पार्टी, एक को बोलते कंजर्वेटिव पार्टी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या उठ रहा था कि जो पार्टी लंबा समय था उसको देश चलाने का बहुत ही वो था, एक्सपीरियंस था। मैं इन लोगों को लग गया कि हमारा सत्ता गिर जाएगा, किसी एक को लग गया, शायद वो कंजर्वेटिव पार्टी था, अब लेबर पार्टी आने वाला था। देख लेना, मैं ऑप्शन में पढ़ाऊंगा तो क्लियर करके बताऊंगा, ठीक है। तो इन लोग छोड़ दो, रहने दो, खाली समझ लो ना, जैसे समझ आओगे हो जाएगा, बाद में चेक कर लेना। तो बात समझो, तो इन लोगों को लगा कि अरे यार 1929 हम जो रखे हैं कि साइमन कमीशन जाएगा, मगर हमको लगता है कि हमारा सत्ता परिवर्तन हो जाएगा। नहीं समझ में आ जाता है कि अब सत्ता परिवर्तन होने वाला है, ये फंस जाएगा, गलत आदमी की तरफ चला जाएगा। इसलिए 2 साल प्रीपोन करके 1927 में भेजा गया, समझे ना। जबकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में साइमन कमीशन का जिक्र है कि साइमन कमीशन 10 साल बाद जाएगा, वो संविधान बनाएगा, ठीक है। तो 1929 में नहीं होके 1927 में भेजा गया,
अब सबसे बड़ा लूपहोल यही था कि भारत का संविधान बनाने के लिए आ रहा है, मगर कोई इंडियन मेंबर्स ही नहीं है। और इसी में लाला लाजपत राय जो थे, इतने बड़े हमारे फ्रीडम फाइटर, बहुत बड़ा नाम है, गर्व होना चाहिए ऐसे फ्रीडम फाइटर को, बहुत गर्व होना चाहिए, ठीक है ना। बेचारा वो लाठी चार्ज में उनका निधन हो गया, अब खुन्नस हो गया भगत सिंह को इस चीज़ को लेके, जबकि भगत सिंह कभी भी उनके विचारधारा से सहमत नहीं थे, क्योंकि भगत सिंह का अपना अलग आइडियोलॉजी था, है ना। मगर उनको इस चीज़ का दुख था कि कैसे हमारे फ्रीडम फाइटर को मार सकता है। देखो ये बात है ना, देखो रेस्पेक्ट करना सीखो एक दूसरे का, भले ही आइडियोलॉजी आपका अलग है, मगर रेस्पेक्ट, देखो इसको बोलते रेस्पेक्ट करना। आइडियोलॉजी डिफरेंट होने के बाद कि वो कंट्री के लिए कर रहा है ना, हर कोई कंट्री के लिए कर रहा है। नेहरू जी भी कर रहे थे कंट्री के लिए, उधर तुम्हारा सुभाष चंद्र बोस भी कर रहे हैं, गांधी जी भी अपने स्टाइल से कर रहे हैं, है ना। गांधी जी तो गांधी जी है, तो बहुत बड़ा फिगर है गांधी जी, समझ रहे हो ना। तो देखो ये क्या हुआ, इसमें तुमको समझना होगा। तो जैसे आया उसमें नो इंडियन से समझ में आया 1927 में आने का रीजन, होप सो समझ में आ गया होगा तुम लोग को। तो बाबू इधर आया तो प्रोटेस्ट हो गया, ये कौन सा कमीशन है कि इंडियन ही नहीं है और हमारा भारत का संविधान बनाएगा, ये क्योंकि बात हुआ, इसमें तो पूरा कॉलोनियल टिंज होगा, इसमें पूरा वेस्टेड इंटरेस्ट होगा, उसका प्रोटेस्ट हो गया, गो बैक साइमन, गो बैक साइमन, चलने लगा एजिटेशन। तो नेहरू जी आए, मोतीलाल नेहरू, तो मोती जी बोले तो उधर से गिदर भपकी आता है ब्रिटिश की तरफ से, दम है तो बना के दिखा दो, बोला ठीक है बना देंगे, ठीक है। तो नेहरू रिपोर्ट आ गया, देखो उनके उसमें 1928 में 1 साल में प्रिपेयर कर लिए ये, लाहौर सेशन हुआ था बाबू, ठीक है। वहाँ पे पूर्ण स्वराज को पास कर दिया, उनको स्वराज नहीं चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए। यही कारण है कोमल कि 26 जनवरी जो बनाया था उसी दिन पूर्ण स्वराज इस्टेब्लिश किया, यही कारण है कि रिपब्लिक डे उसमें घोषित किया था उस डे, ये सिग्निफिकेंस है पूर्ण स्वराज, ये 1920 लाहौर में हुआ था। अभी लाहौर बोलेंगे तुम लोग को माथा हिल जाएगा, बताओ एक कंट्री था वो सब, समझ गए ना। उसके बाद देखो तुरंत उसके बाद क्या हुआ, CDM लॉन्च हो जाता है, गांधी बाबा का दूसरा बहुत बड़ा प्रोटेस्ट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, और जहाँ आप बहुत बड़े शख्सियत तुमको मिलेंगे, भीमराव अम्बेडकर, जो कि तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड करके बैठे हुए हैं और अपना लोहा जमा कर बैठे हुए हैं कि है कोई बड़ा इंटेलेक्चुअल। क्या डिबेट करते थे, क्या डिबेट का पावर था इनका बाबू, बहुत कम होते हैं आदमी, मैं पहले ही बोल चुका हूँ, जो पढ़ा लिखा भी हो, बहुत अच्छा स्पीकर भी हो, उसमें से एक ये भी है, बाबा अम्बेडकर भी है, गजब का स्पीकर, तर्क से तुमको वो कर देंगे। देख लो उनका, उठा के देख लो, अभी भी आर्काइव्स में होगा इनका, जो डिबेट जब दे रहे थे अपना, वो एडॉप्शन कर रहे थे रिपब्लिक उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन का। तो CDM हुआ, फिर CDM को ख़त्म करने के लिए गांधी इम्पैक्ट हुआ, CDM को ले लीजिए वापस, और वहाँ से बाबू एक वाइट पेपर बना, और यही वाइट पेपर जाके बाद तुम्हारा वाइट पेपर एक प्रपोजल बना, यही जाके तुम्हारा 1935 का एक्ट का जेनेसिस बना। तो 1935 पहुँचने में बाबू 1919 से लेके बहुत बीच में गैप है ना, इस बीच में क्या घटना घटे हैं ये तो तुमको समझ में आना चाहिए। यही बैकग्राउंड बना, यही जो वाइट पेपर बोलते हैं, और इस बीच में बहुत कुछ हुआ है, समझे ना, इस बीच में बहुत कुछ हुआ, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, वो तुम लोग को नहीं बताएंगे, वो बताएंगे बाद में बताएंगे, हाँ वो बाद में बताएंगे, समझे। और गजब बात है जो ये तुम्हारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बना, अभी भारत का जो संविधान है लगभग कह सकते हो 65 से लेकर 70% डायरेक्ट वहीं से लिया गया है, यानी कितना कुछ हुआ है वहाँ पे कि इतना आसानी हुआ। तभी तो कहा जाता है कि चूंकि हम लोग को ज्ञात था 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का, इसलिए भारत का संविधान बनने में ज़्यादा समय नहीं लगा। अब देखो ये सोशल मीडिया नहीं था, ना इंटरनेट था, अमेरिका का न्यूज़ यहाँ पहुँचने बाबू बहुत दिन लग जाता था। तो बाद में ना सैटेलाइट का कृपा है कि बाद में कम्युनिकेशन इतना बढ़िया हुआ, तो अभी देखते हो कि जो बाइडेन शपथ ले रहे हैं तुम यहाँ जान रहे हो, अभी तो कितना दुनिया खुल गया है, हद खुल गया दुनिया। अभी बताओ, अभी देख सकते हो कुछ बोल दिए, अभी चेक कर सकते हो यदि मैं गलत बोल रहा हूँ तो, ये भी तो एक अपने आप में गजब बात हो गया। एज ऑफ इनलाइटमेंट इसको बोलते हैं, नहीं कभी सोचना मनी ऑर्डर आता था, अभी बताओ गूगल पे होता है, इससे बड़ा सिविलाइजेशन क्या हो सकता है यार। ह्यूमन बीइंग बहुत ऊपर निकल चुका है, अब बताओ इसके ऊपर जो निकलेगा किस हद तक पहुंचेगा। ठीक है, उदास मत हो। पैरालिथिक एज छोड़ दो, वो डिबेट में नहीं जाना है। देखो इधर देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, देखो
तो हम तुम लोगों को पहले ही बता दिए थे कि पहली बार तुम्हारा सेंट्रल लिस्ट और फेडरल लिस्ट का बात था, इसमें अलग अलग कर दिया गया है ना। अब कॉन्क्वेंट लिस्ट का ही बात होगा, यही हुआ था, यही बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जितना संविधान पढ़ोगे सब इसमें पढ़ लोगे। अब देखो इसमें रेसिडिवरी पावर, रेसिडिवरी पावर मतलब क्या है कि मान लो कि कोई सब्जेक्ट ना कॉन्क्वेंट लिस्ट में आना, स्टेट लिस्ट में आना, ऐसा हो सकता है, संभव है, ऐसा सब्जेक्ट हो सकता है। तो पूरी तरीके से पावर उस समय गवर्नर जनरल को दिया जाता था, ऊपर वाला यानी कि वाइसरॉय को, ठीक है। मैं ये चीज़ अभी इंडिया में अभी पार्लियामेंट को दिया जाता है, तो वो पावर हम शिफ्ट कर दिए पार्लियामेंट की तरफ। यानी कि जो लूफॉल्स थे, क्योंकि सिस्टम बदल गया, कि गवर्नर जनरल खत्म हो जाएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, वह बहुत कुछ अलग हो जाएगा, तो वहाँ सब चीज़ को उठा के अब अपना इंडिपेंडेंट संविधान बना देंगे, ठीक है। तो वही है तुम्हारा, देखो अब यहाँ पे फेडरल कोर्ट का बात होता है। देखो फेडरल कोर्ट, अब मान लो कि स्टेट और स्टेट के बीच में झगड़ा हो गया, स्टेट और सेंट्रल के बीच में झगड़ा हुआ, अब फेडरल कोर्ट का बात है इसमें। तो बाद में देखा गया कि सुप्रीम कोर्ट ही फेडरल कोर्ट का काम करेगा। इसलिए देखो कभी भी स्टेट टू स्टेट झगड़ा होता है, स्टेट टू सेंटर झगड़ा होता है, तुरंत सुप्रीम कोर्ट में बात होता है, क्योंकि उस समय सुप्रीम कोर्ट का भूमिका अदा नहीं कर रहा, उस समय सुप्रीम कोर्ट तुम्हारा फेडरल कोर्ट का भूमिका अदा कर रहा है। और हमारे संविधान में लिखा गया है कि यदि हमारे पास रिसोर्सेस होगा तो हम अलग से फेडरल कोर्ट भी बना सकते हैं। अभी तक तब तक सुप्रीम कोर्ट ही उसका निर्वाह करेगा, ये ब्यूटी है। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को पूरा अधिकार है कि प्रेसिडेंट से अप्रूवल करके कहीं पे भी अपना गद्दी चेंज कर सकता है, यानी कि जरूरी नहीं कि दिल्ली में ही रहेगा सुप्रीम कोर्ट, किसी भी, उसके लिए प्रेसिडेंट से बात करना होगा, क्योंकि संविधान का कस्टोडियन प्रेसिडेंट है, और चीफ जस्टिस क्योंकि उसका वो है। यानी कि कोई बोलेगा कि क्या दिल्ली से हट सकता है, बिल्कुल हट सकता है, बस कन्वीनियंट है, वो पावर है, इतना उसका हिस्ट्री है, दिल्ली पावर रहा है ना, स्ट्रेटेजी की जगह रहा है, और पूरा इतिहास दिल्ली से जुड़ा हुआ है, एक से एक मोनूमेंट्स है वहाँ पे। हाँ ये इतिहास है यार दिल्ली का। अब तुम लोग को ये भी बोला गया था कि कभी से आया था आरबीआई एक्ट बना 1935 में, तो इसका कुछ जेनेसिस तो होगा। फीचर्स देखो, जो प्रोविजन फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन टू बी बेस्ड ऑन यूनियन ऑफ। अब देखो यहाँ पे क्या है कि ऑल इंडिया फेडरेशन बनेगा, यानी कि एक कंट्री को एक करने का बात है, कितना इंपॉर्टेंट है। इसी बोला ऑल इंडिया फेडरेशन होगा, जो कि यूनियन ऑफ प्रोविंसेस, यानी कि ब्रिटिश इंडिया का जितना भी प्रोविंसेस होगा एक साथ होगा, और प्रिंसली स्टेट एक साथ होगा। अब मैं जब तुम लोग को हिस्ट्री ऑप्शन पढ़ाऊंगा तो उसमें इसका लूफॉल्स ही बताऊंगा और तोड़ के, समझे। पावर का डिवीजन होगा 3 लिस्ट में, वही फेडरल यानी कि फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट और कॉन्क्वेंट लिस्ट, और रेसिडिवरी पावर तुम्हारा गवर्नर जनरल यानी कि वाइसरॉय के पास होगा, ठीक है। रेसिडिवरी पावर वही गवर्नर जनरल, देखो गवर्नर जनरल आ रहा है ना बार बार, समझते रहो उस चीज़ को। वहाँ पर भी कई किताब में तुम्हारा बोले, देखो जरा, अच्छा देखोगे तो फिर वो टेंशन देगा, फिर बोला कि नहीं है तब नंबर, बोलो नहीं है, बोलो क्लास हो रहा है यहाँ पे। देखो देखो बताओ, जोर से चिल्ला लिया तो पैसा ले लिया, ये भी टेक्निक है। देखो सुनो, क्या है कि फेडरल कोर्ट का बात है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ही फेडरल कोर्ट का भूमिका अदा करेगा, जबकि सुप्रीम कोर्ट तो बहुत पहले 1774 में इस्टाब्लिश हो गया था, उसको आपने एक दे दिया था, 1770 रेगुलेटरी एक्ट में था, 74 में आप इस्टाब्लिश किए, याद करो बात। तो उसी को आप फेडरल कोर्ट का भी दायित्व दे देते हैं, ठीक है। 1937 में चीफ जस्टिस रहेंगे और 6 जज होंगे उसके, ठीक है। और अभी देखो थोड़ा बढ़ा के 35 कर दिया गया है, 31 है, क्योंकि उस समय 16 में था, फिर चेंज हुआ था, अभी 31 नहीं है, ज़्यादा है, देख लो। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का बात करो तो रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, अभी देखो डायरकी सिस्टम हट गया, अब क्या होगा, देखो यदि वही बोला है कि वही प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का ही बात है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में। इसमें क्या है कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट प्रोविंसेस में होगा, रिस्पॉन्स मतलब यही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो चुन के जाएंगे यही दायित्व को निभाएंगे वहाँ पे, कल ना क्यों डायर की, यानी कि लूपहोल्स को खत्म किया जा रहा है। डायर की देखो प्रोविंस में हो गया, और बोला गया कि हम सेंटर पर लगाएंगे, मगर कभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ ये चीज़, प्रोविंस से खत्म कर देंगे बस सेंटर में लगाएंगे, बोला गया है, मगर ये चीज़ हम आगे नहीं बढ़ाएंगे, इस चीज़ को बस लिखा गया था। देखो ये लिखा ना, एवोल्यूशन ऑफ डायरकी फ्रॉम प्रोविंसेस एंड प्लेसिंग इट एट द सेंटर लेवल, मगर कभी नहीं हुआ ये चीज़।
ठीक है, एक्सटेंशन ऑफ प्रिंसिपल, हाँ देखो सेपरेट इलेक्टोर्स बढ़ा दिए, सिख को दिए, यूरोपियन, इंडियन, क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियन को भी दे दिए इस बार, और बढ़ा दिया दायरा। ठीक है, इसमें इनफैक्ट यहाँ लिखा नहीं है, इसमें इनफैक्ट लेबर को भी देने का बात था, महिलाओं को भी देने का बात था, ये लिखा नहीं है इसमें, समझे। डिस्क्रिशनरी पावर आपने गवर्नर जनरल को दे दिया और नीचे गवर्नर को दे दिया। लेबर, हाँ लिखा तो है, लेबर कॉन्स्टिट्यूशन पहली बार बनाया गया, देखो लिखा है फॉर द फर्स्ट टाइम बना है। और ये बायकेबल लेजिस्लेचर देखो फॉलोइंग प्रोविंसेस में लागू होगा, कहा बम्बई, मद्रास, बंगाल, बिहार, असम, यूनाइटेड प्रोविंस यानी कि यूपी अभी का, अभी तक चल रहा है कौन, अभी तक चल रहा है बायकेबल लेजिस्लेचर, विधानसभा और विधान परिषद, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। पूछने आता है कुछ तुम लोग को, यही है, यही रिजल्ट है, क्योंकि उस समय जो ब्रिटिश 1930 अभी तक कैरी फॉरवर्ड होता है। एनालिसिस देखो कैसे इसको एनालिसिस करोगे, इतना चीज़ तुमने देख लिया, फीचर्स देख लिया, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी देख लिया, एनालिसिस, इसलिए कहा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। भारत के संविधान में जितने कुछ हुए हैं प्रोसेस में, वो सबसे इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। क्यों? क्योंकि मेजोरिटी हम ले ली है उसको आज़ादी के बाद, ये फुल ऑटोनॉमी प्रोविंस को दिया गया है। कितना अच्छी बात है, यानी कि यहाँ फेडरलिज्म का बात होगा, है ना। उसके बाद एक्ट थ्योरेटिकली और सुपरफिशियली प्रोवाइडेड द कॉन्स्टिट्यूशन आइडियाज, हाँ सुपर, अब ट्रू सेंस में तो नहीं है लिखा गया है, वो उसको हम ट्रू सेंस में बाद में इम्प्लीमेंट कर दिए हैं। आर्टिफिशियली तो तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन आइडिया का बात करता है, मगर रियलिटी में ये है कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को रियलिटी में नहीं दिया गया था, लिख दिया गया था, मैं जब इम्प्लीमेंट किया तो वो नहीं दिया गया था, वह हमने तो कर दिया बाद में जाके उस चीज़ को लेके, क्योंकि हमने बहुत कुछ उसको मैनिपुलेट करके हमने अपने हिसाब से रख लिया था। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म को लेके, और जो तुम्हारा जो स्टार्ट हुआ था एक्ट रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में, वो फाइनली जाके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में खत्म हुआ। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है वो नेवर लुकिंग बैक है, कभी भी पीछे नहीं देखे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आने के बाद हम कभी आगे ही बढ़ते रह गए, यही सिविल सर्विस में क्वेश्चन पूछा गया था। क्यों? क्योंकि देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिप्रेजेंटेड पॉइंट ऑफ नो रिटर्न बैक आफ्टर, कभी पीछे देखे ही नहीं। उसके बाद बहुत धड़ाधड़ इंडिया में बहुत नया नया चीज़ आया, जैसे एग्जांपल देखो इंडिया में, उसके बाद तुम्हारा क्रिप्स मिशन आया, ओवेबल प्लान आया, कैबिनेट मिशन आया, माउंटबेटन का प्लान आया, और कहीं ना कहीं ये चीज़ और तूल पकड़ लिया इंडिया के इंडिपेंडेंस के लिए। तो नेवर लुकिंग बैक, यानी पीछे गए नहीं, उसके बाद धड़ाधड़ नया नया चीज़ आया जो कंट्री को बहुत फायदा पहुँचाया, समझे। इसलिए यहाँ पे लिखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स है हमारे संविधान के लिए। इम्पैक्ट इतना गजब है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का, इम्पैक्ट इतना तगड़ा है कि जो हमारे जो संविधान निर्माता है बाबा साहब अम्बेडकर, उसके चेयरमैन थे और जो भी टीम था, ये मात्र 2 साल 11 महीना 18 डेज लगा, इसलिए हम लोग उसको लूजली कह देते 3 साल लगा है। इतना जल्दी हो गया, बहुत जल्दी है यार, जिस तरह टेक्नोलॉजी था उस हिसाब से बहुत जल्दी है, क्योंकि बहुत पैसा खर्च किया गया बाहर का संविधान को पढ़ने में, बहुत सारा, क्योंकि बहुत सारा संविधान हम लिए थे। नहीं तो यदि हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नहीं रहता है, नहीं तो बहुत समय लगता बनने में। ठीक है, एक्सपर्ट बताते हैं। तो हमने खत्म कर दिया ब्रिटिश पॉलिसी, आई एंड कंप्लीटेड, मैंने एड कर दिया। ठीक है, अब मैं तुमको जो पढ़ाने वाला हूँ उससे पहले मैं तुमको ये तो पढ़ाई देगा, आज एक खींच दूंगा ट्राइबल्स एंड मूवमेंट के लिए, जो मूवमेंट हुआ था। ये तीसरा है बाबू, 2 टॉपिक खत्म, 6 टॉपिक में 2 टॉपिक खत्म। पहला टॉपिक वही ब्रिटिश एक्सपांशन कंसोलिडेशन वाला टॉपिक खत्म, सेकंड ब्रिटिश पॉलिसी खत्म। अब बचा है 4 टॉपिक। 4 टॉपिक में सबसे तगड़ा टॉपिक तुम्हारा आएगा INM, इंडियन नेशनल मूवमेंट। इसका एक, हाँ ठीक है, इट्स फाइन, INC भी इंडियन नेशनल मूवमेंट को ही रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि वही प्लेटफॉर्म था, वही प्लेटफॉर्म पूरा कैरी फॉरवर्ड हुआ। गांधी बाबा भी तो वही प्लेटफॉर्म यूज किए थे, समझे। तो अब थर्ड वाला है रिवोल्ट्स एंड मूवमेंट्स 1857, फिर सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। क्या क्या प्लास्टिक अक्सर वो बता चुके हैं ना, नया नया चीज, ट्राइबल मूवमेंट, मुंडा रेबेलियन, सन्यासी रिबेलियन, 1857 का बात होगा यहाँ पे, बात होगा। ठीक है, उससे पहले समझो कि 2 जो कर दिया, अब फैक्चुअल को लाएंगे कल से, क्योंकि बोले थे ना कि एक पूरा कवर कर देंगे तो फैक्चुअल्स को लाएंगे। मत चूंकि इसमें ये फोटो सुराई छोड़ दो, आज नहीं बताते हैं, ये बता देंगे तो फिर टूटेगा अभी क्लास में। दैट इज द एंड ऑफ टुडेज क्लास।